नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 में आज हम पद्य भाग का अंतिम चैप्टर है राजेश जोशी वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। राजेश जोशी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में बच्चों देखिए, राजेश जोशी का जो जन्म है वो सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। पहला प्रश्न, राजेश जोशी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या कार्य किया? पत्रकारिता, एक पत्रकार के रूप में कार्य किया और कुछ सालों तक अध्यापन किया। कुछ सालों तक वो एक शिक्षक भी रहे। यानी रोजगार के लिए कौन कौन से साधन अपनाए? नंबर 1 पत्रकारिता और नंबर 2 अध्यापन कार्य, यानी वो शिक्षक भी रहे। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। यानी ये कवि के साथ साथ एक लेखक भी थे। कवि के साथ साथ क्या थे? एक लेखक भी थे। यानी इसने जो काव्य लिखता है, कविताएं लिखता है, वो कवि हो गया, और जो गद्य विधा में लिखता है वो लेखक हो गया। तो एक कवि नहीं, एक लेखक भी थे। लेकिन यहाँ पर अपने जो सिलेबस में आ रहा है चैप्टर, उसमें वो क्या है? एक कवि है। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं और टिप्पणियां भी लिखी हैं। किसी भी कोई भी कवि जो या लेखक जो कुछ लिखता है तो वो बात सही है या गलत, उस पर बात रखना वो एक टिप्पणी हो जाती है। उस पर अपने विचार रखना। जैसे प्रश्न आता है ना, कुछ भी कई बार पाठ में से आता है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि वो सही जो बात कही गई है उस पर आपकी राय क्या है। तो कवि ने ऐसे जो कुछ साहित्य में बहुत सारी बातें जो लिखी गई हैं उन पर कई बातों पर टिप्पणियां भी लिखी हैं कि वो सही है या गलत है, या कवि के उस पर विचार क्या, वो टिप्पणियां हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ नाटक हैं अलग अलग भाषाओं के, उनके रूपांतर भी किए हैं, अनुवाद भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। कुछ लघु फिल्म, छोटी फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कुछ छोटी फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु ये भी, एवं मायकोस की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल। ये देखो मुख्य बात ध्यान में रखनी है, दो चीजें आ रही हैं। क्या? एक तो भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना की है, किस नाम से? भूमिका, कल्पतरु ये भी ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि राजेश जोशी ने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना के रूप में कौन सा संग्रह लिखा? भूमिका, कल्पतरु ये भी। और मायकोवस्की की कविता का अनुवाद, मायकोवस्की है एक विदेशी विद्वान है, उनकी कविताओं का अनुवाद किया है पतलून पहिना बादल। उनकी दूसरी भाषा में लिखी कविता थी, उसका अनुवाद किया उन्होंने हिंदी में पतलून पहिना बादल के नाम से। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि मायकोवस्की और भर्तृहरि की कौन सी कविताओं की उन्होंने अनुरचना की है, अनुवाद किया है, किस नाम से किया है। तो भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना किस नाम से की? भूमिका, कल्पतरु ये भी। और मायकोवस्की की कविता का अनुवाद किया पतलून पहिना बादल। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कई भारतीय भाषाओं में तो इनकी कविताओं के अनुवाद हुए ही हुए हैं। भारत की भाषाओं में तो इनके अनुवाद हुए ही हुए हैं। उनके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी इनकी अनुवाद हुए हैं, रूसी भाषा में भी, जर्मन भाषा में भी। यानी ये इनकी कविताएं हैं वो बाहर भी काफ़ी, दूसरे देशों में भी, अन्य भाषाओं में भी काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। ये कवि के लिए एक बड़ी बात है कि उनकी कविताओं की प्रशंसा है, लोकप्रियता है, वो अन्य भाषाओं में भी रही है, इसीलिए उनका अनुवाद है वो दूसरी भाषाओं में भी हुआ। तो ध्यान में रखना है कि राजेश जोशी की
जो कविताएं हैं उनका अनुवाद कौन कौन सी भाषाओं में हुआ है, तो स्थानीय भाषाएं, भारतीय की जो लोकल भाषाएं होती हैं उनमें अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। फिर बच्चों आता है उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो राजेश जोशी की प्रमुख काव्य संग्रह रेखांकित करेंगे आप। कवि के काव्य संग्रह का नाम पूछा जा सकता है 2 या 3 का, तो आपको ये याद रखने हैं। तो इनके काव्य संग्रह आप हेडिंग डाल के लिख भी सकते हैं एक जगह, पाठ, जैसे राजेश जोशी पाठ डाल दिया, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन कौन से इन्होंने अनुवाद किए हैं, जैसे मायकोवस्की है, भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना इन्होंने की है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद काव्य संग्रह या कृतियां डालकर उनके काव्य संग्रहों का नाम लिखेंगे। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। 4 इनके काव्य संग्रह आ रहे हैं। नंबर 1 एक दिन बोलेंगे पेड़, नंबर 2 मिट्टी का चेहरा, नंबर 3 नेपथ्य में हंसी और नंबर 4 2 पंक्तियों के बीच। ये इनके काव्य संग्रहों के नाम है, तो आप लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे, रेखांकित भी कर लेना। फिर आप अगली हेडिंग, यहाँ पर तो कृतियां आ जाएंगी या काव्य संग्रह, ये हेडिंग डाल के इनके काव्य संग्रहों का नाम लिख देना है और इन्हें याद भी करना है। फिर आप डालेंगे पुरस्कार कि इस कवि को, राजेश जोशी को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। तो नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, किस उपनाम की संज्ञा दी गई थी माखनलाल चतुर्वेदी को? पीछे आ चुके हैं ये, कैदी और कोकिला, हम पढ़ चुके हैं इन्हें। एक भारतीय आत्मा, तो उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है भारत में अच्छे साहित्य के लिए। अच्छे साहित्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी नाम से आज पुरस्कार दिया जाता है, तो वो राजेश जोशी को मिल चुका है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। नंबर 2 मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश में अच्छे साहित्य के लिए तो पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है शिखर सम्मान। शिखर सम्मान कहाँ पर दिया जाता है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? अच्छे साहित्य के लिए। तो मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान है, वो भी इन्हें मिल चुका है। और नंबर 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 3 यानी इन्हें 3 पुरस्कार मिल चुके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भारत में अच्छे साहित्य के लिए दिया जाता है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, गहरे सामाजिक अभिप्राय, सामाजिक जीवन से, समाज के जीवन से संबंधित होती हैं। सामाजिक, समाज प्लस इक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है इसमें। सामाजिक शब्द में जो सामाजिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। तो समाज से जुड़ी हुई सामाजिक जो विषय होते हैं, समाज में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ शोषण वगैरह हो रहा है, तो उस पर वो अपनी लेखनी चलाई है राजेश जोशी ने। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। जीवन के संकट में भी, जीवन जो है वो संकटों से घिरा रहता है, उसमें भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, इनकी कविताओं में स्थानीय भाषाएं जो होती हैं, अपने स्थानीय क्षेत्रों की जो लोकल भाषाएं होती हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उनके शब्द, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त होता है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का प्रयास भी। इनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता, आत्मीयता यानी सीधी इनकी जो शब्द जो होते हैं वो आत्मा पर चोट भी करते हैं। उनके प्रति जो ये समस्याएं अपने काव्य में दिखाना चाहते हैं। कवि का कार्य क्या होता है बच्चों? कवि का कार्य यही होता है, कवि एक अच्छा या सच्चा कवि वही माना जाता है जो समाज में, देश में
कोई भी पाखंड आडंबर हो उस पर अपनी लेखनी चलाए, लोग उनको पढ़ें और उसके प्रति जागरूक हों, ये कवि का एक सबसे बड़ा दायित्व होता है और वही एक महान कवि बनता है। फिर मनुष्यता जो है उसको बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी है। मनुष्यता यानी मनुष्य के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो मनुष्यता, जो मनुष्य का गुण है कि वो मनुष्य है, उसको बचाए रखने का संघर्ष भी है। यानी मनुष्य में मनुष्यता नहीं होगी, मनुष्यता उसका गुण हो जाता है। अगर वो नहीं है मनुष्यता, ध्यान देना है, तो मनुष्य शब्द है उसमें बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और मनुष्यता, मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है मनुष्यता, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वो पदार्थ जो हम अपने मन से महसूस करते हैं, जिनको वास्तविक आंखों से न देखकर मन से महसूस करते हैं। तो ये मनुष्यता मनुष्य का एक गुण होता है। तो मनुष्यता को निरंतर बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी है कि मनुष्य में मनुष्यता का गुण है वो अवश्य होना चाहिए, वरना एक जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं हो जाता है। एक जानवर और मनुष्य में अंतर जो है वो उसका मनुष्यता का जो गुण है वही करता है। तो उससे मनुष्य को बचाए रखने का जो संघर्ष है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कि दुनिया के नष्ट होने का खतरा, दुनिया के नष्ट होने का खतरे से मतलब क्या है? कि आज मनुष्य में ये गुण नहीं रहा है, मनुष्य स्वार्थी हो गया है। समाज के अंदर जो कुछ समस्याएं हैं उन पर मनुष्य का ध्यान जाता ही नहीं है। मनुष्य है वो अपने स्वार्थ में खोया हुआ है, मनुष्य है वो अपने स्वार्थ में खोया हुआ है। सामाजिक संकट जो आ रहा है, किसी व्यक्ति पर, समाज में जो रह रहे हैं, किसी एक पर संकट आ रहा है तो दूसरे को कोई उससे मतलब नहीं होता है। तो वो क्या है कि दुनिया नष्ट हो रही है, दुनिया में गुण नष्ट हो रहा है। उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई। जीवन में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जीवन को जीने के। ये नहीं होता कि हम यहाँ पर हार गए तो सब कुछ नष्ट हो गया। मृत्यु एक विकल्प नहीं होती है, हम हार गए तो सब कुछ नष्ट है। जीवन है उसमें बहुत सारी संभावनाएं, कुछ और आप ट्राई कर सकते हैं, तो खोज करते रहना चाहिए। अब यहां पर जो अपनी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। अपने भारत में बाल श्रम, इसके ऊपर यानी बच्चों से कार्य करवाना, परिश्रम करना, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो उम्र उनके पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, उसमें यदि वो काम पर जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं। अगर वो कार्य पर जा रहे हैं, उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, तो वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संकट है, समाज के लिए सबसे बड़ा, देश के लिए सबसे बड़ा संकट है। और उसी की पीड़ा इन्होंने अपनी इस कविता में व्यक्त भी किया है। उसे कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। सामाजिक आर्थिक विडंबना की, समाज कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति है वो खराब है, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। अब उसके संबंध में कवि ये भी कहते हैं कि हम बात तो करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन ये एक साधारण बात नहीं है कि भारत में बाल श्रम होता है। अब ये समस्या कवि ने यहां पर सिर्फ भारत की नहीं की है, ये समस्या विश्व के बहुत देशों में है, अनेक देशों में है बाल श्रम की समस्या। अब बच्चे जो हैं वो अगर काम पर जाएंगे तो जो देश का भविष्य है वो डगमगाएगा। तो उसके ऊपर ध्यान देना
समाज का भी कर्तव्य बनता है और देश का भी कर्तव्य बनता है। समाज और देश दोनों का कर्तव्य बनता है उस समस्या पर ध्यान देना, और उसी समस्या की ओर कवि ने यहाँ पर इस कविता में इशारा किया है। तो बच्चों हम आगे की जो कविता है, इनकी जो कविता है आगे बच्चे काम पर जा रहे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।